उनका उनका स्वागत करता हूँ। और साथियों, जैसा कि आप सभी के रूप में आप में से बहुत सारे किसान भाई परिचित है, हमारे ये सेंटर पे हमारे जो हमारे खेती के हेड रहे हैं डॉक्टर एक लाना पड़ेगी अभिनंदन करता हूँ हमारे कृषि विभाग की टीम के संचालक कृषि महोदय, परियोजना संचालक आत्मा और जितने भी सभागार में हमारी प्रगतिशील किसान भाई यहाँ पर आए हैं, सभी का थोड़ा अभाव है, मैं सबका नाम नहीं ले पाता हूँ। आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारी परंपरा है, हमारे बीच में जब भी हमारे अतिथि उपस्थित होते हैं तो हमारे अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम में शिक्षित का ही कार्यक्रम सर हमने रखा है, ज्यादा लंबा नहीं कीजिएगी क्योंकि आपके समय की बाध्यता है और हमें पहले से निर्देश मिल चुके हैं, बहुत कम समय में इस कार्य पर ध्यान देना है। तो मैं इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा, मैं हमारे बीच में पहले सबसे पहले बड़ा सबसे अनुरोध करूंगा कि सर हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर हैं उनका सर आप उसको कुछ बैठकर उनका स्वागत करेंगे क्योंकि आप हमारे पूर्व में हमारे मार्गदर्शक भी रहे और हमारे प्रमुख रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मैं हमारे जिले के संचालक कृषि महोदय से अनुरोध करता हूँ आदरणीय स्वागत करेंगे। उसके पश्चात हमारे जो परियोजना संचालक आपके बीच में जो हमारे अतिथि शिवा से सर है उनका आप स्वागत करेंगे। मैं हमारे केंद्र के मंडल से अनुरोध करता हूँ कि डॉक्टर आर के सिंह सर उपस्थित है, उनका आप पुष्पहार से स्वागत करेंगे। अपन नहीं कर रहे। मैं संगीता कोल्हा मैडम से अनुरोध करता हूँ कि हमारे बीच में इंदौर सोना नगर जो कृषि महाविद्यालय इंदौर से है वो उपस्थित है, आप उनका स्वागत करें। परियोजना संचालक धन्यवाद। कानपुर से आए डॉक्टर त्रिपाठी साहब और शिवहर से आए डॉक्टर आरपी सिंह साहब हमारे धार जिले के किसानों की सुध लेने के लिए यहाँ पधारे, उनके लिए उनका स्वागत है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और धार जिले से जो किसान अभी यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सबकी तरफ से मैं किसान के तौर पर आपकी सबकी तरफ से उनका स्वागत करना चाहता हूँ और आपकी तरफ से श्री बने सिंह जी चौहान हमारे प्रतिनिधि के रूप में उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं बने सिंह जी चौहान साहब से अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर त्रिपाठी साहब का और शेष अतिथि गणों का भी स्वागत करें। किसानों की तरफ से स्वागत है। सिंह सर इस पर खड़ा हो खड़ा हो मैं थोड़ा समय अभाव के कारण सारा किसानों का मैं नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ चीजें सर के जैसे निर्देश थे कि इन चीजों पे मुद्दों पर चर्चा होना है, उन चीजों पर चर्चा ना करना है। हाँ आ जाओ ईश्वर भाई, आप भी आ जाओ, आज मोबाइल से थोड़ा आ जाओ। बहुत ही अच्छे विषय पे चर्चा हो रही है कि हमारे मालवा क्षेत्र में चने की सभी किस्में वाराणसी और ये एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे हिंदुस्तान की गंजी किस्म लगे बोलो सभी अच्छा उत्पादन देती है, परंतु दुर्भाग्यवश इस हमारे क्षेत्र में उपटा रोग की काफी समस्या आ रही है। तो अभी हमने पिछले 4-5 साल से भी चलन नहीं कर रहे हैं, पर कुछ चना जो हमने बोया महाराष्ट्र में से राष्ट्रीय बोला है उसको हमने बोया था, उसको प्रयोग किया है। और
जैसे अपना एक चना जाके बांबू हुआ करता था, काफी फेमस, मैंने उसका सर माने मेरे 9 क्विंटल बीघा तक उत्पादन किया उसका। और सबसे बड़ी समस्या हुई है कि भुट्टा रोग बहुत आ रहा है सर। भुट्टा रोग के ऊपर ही मतलब ऐसी कोई वैरायटी यहाँ पे दी जाए, क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे एक या दो सिंचाई की भी व्यवस्था है, तो उसमें चने से अच्छी फसल कोई उगा नहीं सकती। तो मेरा ऐसा मानना है कि माननीय सर से हमारा निवेदन है कि ऐसी कोई वैरायटी इजाद की जाए कि जो भुट्टा रोग से मुक्त हो और बहुत अच्छा उत्पादन दे सके। और इनके लिए हम वैसे बहुत आभारी हैं कि चना अनुसंधान केंद्र ने जो कर्नाटका में और अहमदाबाद में जो केंद्र स्थापित की है, उसके लिए हमने काफी संघर्ष किया। हमने आरपीसी हिसाब से मिले, इनसे मिले, वो जमीन नहीं मिल रही थी उसके लिए, तो कुछ पेट्रोलियम विभाग को दे रहे थे। तो तत्कालीन हमारे जो विधायक थे यहाँ पे डॉक्टर अपने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उनसे विधानसभा क्वेश्चन वगैरह करवाया और काफी मुख्यमंत्री जी से मिले हम, और यहाँ के समय में वो मतलब केंद्र स्थापित अहमदाबाद में हो गया। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो बीमारी जो मुझे यहाँ पर अवसर प्रदान किया, मंच पे विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, जो मुझे कोऑर्डिनेटर हैं, सीहोर इंदौर महाविद्यालय से पधारे डॉक्टर चौधरी साहब, डॉक्टर आर.के. सिंह साहब, और धार जिले के डिप्टी डायरेक्टर साहब और आत्मा के डिप्टी डायरेक्टर साहब, अलीराजपुर और देवास जिले से पधारे हमारे पीसी महोदय डॉक्टर बड़ैया जी और डॉक्टर यादव साहब, हमारे ज़िले के उत्कृष्ट किसान बंधु डॉक्टर श्री बने सिंह जी और मनोहर सिंह जी चंदेल, और भी कई जो कृषक यहाँ पधारे हैं, उनका सबका मैं यहाँ इस कार्यक्रम में आप हमसे मिलने आए, इतनी उत्सुकता दिखाई, और जितने भी जो ज़िले से जो कृषक आए हैं, आपने जो हमारे प्रति प्रेम दिखाया है, जो आदर किया, जो सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। मैं सबसे पहले हमारी यहाँ आने का उद्देश्य मैं आपको व्यक्त कर दूँ। मैं यहाँ पर सन 2004 में भी आया था, उसके इतिहास में बाद में बताऊँगा। हमारे पीसी महोदय जो है अभी अभी हमारे बीच में और हमारे अधिकारी ग्रुप में यहाँ उन्होंने पदभार लिया है। देश में चने और मसूर का क्षेत्र इस समय और ख़ासतौर से इस वर्ष कम हो गया है। मध्य प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि दलहनी फसलें जो है लगभग देश के कुल उत्पादन के आधी हम ही लोग उत्पादन करते हैं। इस क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है या उत्पादन कम होता है या क्षेत्रफल कम होता है तो शासन के कान खड़े हो जाते हैं सारे। तो इस उद्देश्य से भारत सरकार जो है इस पे मध्य प्रदेश के खासतौर से दलहन उत्पादन में विशेष ध्यान दे रही है और उनके और विशेष प्रोग्राम बनाने जा रही है, और कई और भी विकास के और अनुसंधान के दोनों कार्यक्रम थोड़े बढ़ाने के, स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता पर हमारी सरकार जोर दे रही है। तो उसी तारतम्य में हमारे पीसी महोदय यहाँ पधारे कि यहाँ पर ऐसी कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण कि यहाँ का उत्पादन और क्षेत्रफल कम हुआ है। तो ये सब फीडबैक आप लोगों से जानने के लिए हम यहाँ पर विशेष तौर से उपस्थित हुए हैं। लेकिन आपने जो प्रतिक्रिया दी है वो बहुत अच्छी दी है, और इससे निश्चित रूप से जो हमारे अनुसंधान कार्य जो हमारे जब पीसी साहब इन सब चीज़ों को लेके वहाँ सबके बीच में बैठेंगे, भारत के तमाम वैज्ञानिकों के बीच में, भारत सरकार के बीच में जब आप बैठेंगे, तो मध्य प्रदेश के लिए एक उपयुक्त अनुसंधान कार्य एक योजना जो होगी वो बन सकेगी। वहाँ अगर ये यहाँ नहीं आते, आप लोग से रूबरू नहीं होते, वहीं बैठे बैठे अगर ये कार्यक्रम तय कर लेते तो शायद हमारे लिए वो उपयुक्त अनुसंधान कार्य की योजना नहीं बन पाती। तो हमारा उद्देश्य ये है, और इसी प्रकार तो ये आपकी बातें हमने भली भांति आपने उस पर करेंगे और आगे चल के ये है, ठीक है ना। अब जो आपकी जो
विभिन्न समस्याएं जो आई हैं उसमें मैं हर एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर किसी का रह जाए तो मुझे याद दिलाना। सबसे पहले तो सबकी जो समस्या है, आपने एक ने समस्या बताई, एक ने इलाज बताई। आपके बीच में ही समस्या और समस्या का इलाज आप ही के पास है। अब कैसे, जैसे हम प्रोफेसर हैं, हम कई बार लड़कों को कह देते हैं ये प्रश्न है, ये किताब है, आप इनका छांट के आंसर दे दीजिए, लेकिन बच्चा नहीं लिख पाता है। उसी प्रकार से समस्याएं भी आपकी हैं और उत्तर भी आप ही के पास है। और उस समय पर हमारा मालवा जिला का किसान देश में भगवान माना जाता था, आज भी भगवान के रूप में देखते हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो ऊपर ज्वार, बाजरा और जो फसलें होती थी, ये फसलें ऐसी थी कि थोड़ी बारिश कम भी हो जाए, सूखे की स्थिति में भी ये सूखा सहन कर लेती थी, मक्का और ज्वार वगैरह, और अगर अधिक बारिश होती तो भी सहन कर, तो कुछ ना कुछ मिल जाता था यहाँ। हमारा पेट भरने के लिए मिल जाता और जानवरों के लिए भी कड़वी वगैरह मिल जाती। तो इस प्रकार से हमारा जैसे तैसे हम घर चलाते। हाँ, और कई जो बड़े किसान होते थे वो भंडारा भर भर के रखते थे, जो कि अपने गांव के जो गरीब मजदूरों को भी उनका साल तय हो सके, साल भर तक वो अनाज खा सके। ऐसी हमारी प्रथाएं थी और ये हमारा जो मालवा का है ये संपन्न हमेशा से ही रहा है और आज भी संपन्न है। चाहे प्राकृतिक दृष्टि से देख रहे, चाहे हर रूप में ये साधन संपन्न क्षेत्र रहा है। तो इस क्षेत्र में खासतौर से अगर इस प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो सबके लिए ही ये विचारणीय होती है। हम अगर खेती का जो पुराना सिलसिला था, वहाँ किसी के पास अगर 500 हेक्टेयर ज़मीन उस समय हुआ करती थी, या 200 या 50 एकड़ जो भी ज़मीन हुआ करती, उसमें वो आधे में ही खेती करता था और आधे में जानवर पालता था। सही कह रहा हूँ? हाँ, और वो जानवर खेती के लिए चला। अब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बदली, वो जानवर का दूध भी खाता था और आधे में चराता था, और गोबर का खाद हर अल्टरनेट खेत में हो जाता। सरकारी खाद तो वो उपयोग करता ही नहीं था। तो ये जो प्राकृतिक समस्याएं जो उस समय आ जाती थी, तो भुखमरी या अकाल पड़ता था, तब हमारे शासन ने ये किया कि जैसे तैसे हो हमको खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना है। ये अनुसंधान कार्य को स्ट्रांग किया, ICR को वो किया, और विदेशों से जो भी चीज़ें आती थी उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने अत्यधिक सफलता प्राप्त करी और तुरंत ही मैक्सिकन गेहूं का उत्पादन करके और देश में उसका गया। और धीरे धीरे चूँकि पहले तो खाद होता नहीं था, डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से हमारे कृषि विभाग के लोग चाहते थे कि खाद डाल दो, लेकिन नहीं डालते थे कि भैया इससे तो खेत खराब हो जाता। लेकिन जो अधिक उत्पादन देने वाली जो जातियाँ प्रजातियाँ विकसित की गई, वो तो अधिक खाद चाहिए थी, उनको यूरिया अधिक चाहिए था, तो उसके लिए हम गए। और निश्चित तौर से हम जल्दी ही इसमें जो हरित क्रांति जो आई 60 के बाद में 75 वर्ष में, तो एकदम से देश का उत्पादन डबल हो गया, हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। अब ये सिलसिला जो सरकारी खाद डालने का था कि सरकारी डालो, वो उसको क्यों रिस्पांस मिलता था? ये जो जमीन की उर्वरा शक्ति है और उत्पादन शक्ति दो होती है। उर्वरा शक्ति, उत्पादन शक्ति दोनों को हमारे पूर्वजों ने भली भांति बना के रखा था, ये इसी प्रकार। लेकिन चूंकि आधुनिक युग में परिवार भी विकसित हुए, भाई भाई में ज़मीनें बटी, और अब तो जो जिनके पास ज़्यादा एकरेज था उनकी तो बात छोड़ दो, लेकिन अब तो छोटे छोटे किसान आ गए हैं। अब वो ये बताओ कि अब किसी भाई को अगर वो चारा चरने वाली गाय चराने वाली खेत मिल गया तो वो बच्चे पालने के लिए खेत बनाएगा कि या जानवर पालेगा? है, तो निश्चित रूप से उसने खेत बना के अपना जानवर कम कर दिए और वो खाद डालना बंद कर दिया। इस बीच में 80s में हमारा सोयाबीन आया। तो सोयाबीन एक खरीफ की सबसे आसान और सरल और कम लागत वाली फसलें हम उस समय पर जो हमारी भूमि की
उत्पादन देने की और उर्वरा शक्ति थी वो बहुत ही मजबूत थी। तो जैसे ही हमने सोयाबीन दी, सोयाबीन का उत्पादन हो गया। 18 कुंटल एक एक बीघा से लोगों ने एक एक एकड़ से सोयाबीन निकाली है। और ये जो सिलसिला है, उसी समय ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल और हमारे किसान जो है पूरा मध्य प्रदेश का और सोया प्रदेश हमारे जाने लगा। हुआ यही, आप भी थोड़ा विचार करते जाइए कि जो अपन कह रहे हैं उसमें टोक दीजिए कहाँ पर हुआ। आप सब अनुभवी हैं, सबको बात। ये सिलसिला आज सोयाबीन गेहूं चना, सोयाबीन गेहूं चना, गेहूं चना कितने वर्ष हो गए? लगभग 40 साल मेरे ख्याल में हो गए। तो 40 साल में अब जो नई जनरेशन आई है वो तो आपसे भी गई थी, ट्रैक्टर में चाबी लगाया और खेत के जोड़ कर दी। बोया है? हाँ बोया है। पिताजी ने पूछा बो दिया? हाँ बोया है साहब। और ट्रैक्टर रखा घर में और गए चाय पीने बाजार में। हाँ, तो ये सिलसिला हमने 40 साल तक कर लिया। तो इन 40 साल में हमने क्या किया? जो हमारे पूर्वजों ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उत्पादन शक्ति बना के रखी थी वो उसका दोहन हो गया। वो ये अगर मैं ये कहूँ कि उसकी शक्ति को हमने चूस लिया जमीन धरती माता को। अब अगर हमने इसको पुनः अगर जागृत नहीं किया तो ये निश्चित है कि अगले आने वाली पीढ़ी इस खेती को नहीं कर पाएगी। आप खुद खर्च कर करके वो होगा, आगे आने वाली पीढ़ी खेती को नहीं कर पाएगी। और ये भी धारणा बन गई है कि बेटा चाहे वो चौकीदारी की नौकरी कर ले, चपरासी की कर ले, लेकिन गांव से बाहर निकल जाए, उसको खेती नहीं करनी। ये आज की, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी में खेती के प्रति लगाव बिल्कुल नहीं रहा है। तो ये निश्चित रूप से हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा और इसमें आप और हम सब जिम्मेदार हैं। और कोई भी है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। 2004 में मैं आया था, डॉक्टर एनपी सिंह साहब पहली बार, उन्होंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में ये दलहन है और यहाँ सबसे ज़्यादा कार्य करना है। और यहाँ का क्षेत्र उस समय समस्या पैदा होने लगी थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं इसके लिए कुछ करूँगा। तब उन्होंने सीहोर में सेंटर दिया, वहाँ काबुली चने के बिल्ड के ऊपर ही काम करने के लिए निर्देशित किए। जबलपुर और इंदौर, ये 2 सेंटर उन्होंने स्थापित किए जो कि डॉलर चने के ऊपर ही कार्य करेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आर.के. सिंह साहब, ये पैथोलॉजी से ये उनको देखे गए, आपके समक्ष है, साक्ष्य है। उनको मैंडेट दिए गया, विशेष तौर से मैंडेट दिया गया। सीहोर कॉलेज जो है देसी चने के ऊपर कार्य करेगा, उसके ऊपर कार्य करेगा। तो उन्होंने काफ़ी कुछ दिया और ये आज की स्थिति उन्होंने उस समय कर ली थी, तब जाकर के सेंटर हमारे हिस्सा हुई। फंदा उन्होंने अपने आईसीआर का खुद का सेंटर लखा फंदा में बनाया, उसमें आप सबका भी प्रयास रहा। और खासतौर जो अभी बताया ना चंदेल साहब ने, हमने तमाम प्रयास किए और आप लोगों ने भी सबका घेराव किया। मैं साहब को बता रहा था, हमने कि हमारे किसान बंधु हैं जो आपका सेंटर वहाँ खुल गया। हाँ, क्योंकि साहब को दूसरी जगह थे तो उनको जानकारी नहीं थी, ये जानकारी हम लाए उनके नॉलेज में। हाँ, इसी बीच इंटरनेशनल लेवल हम भी काम करेंगे मध्य प्रदेश में। तो इकार्टा सेंटर खोला, तो आज अपने यहाँ कितने सेंटर हो गए। वो वहाँ मसूर के लिए सागर सेंटर खोला। तो इतने सेंटर हमारे सरकार की तरफ से स्थापित होगा। अब उसको और आगे बढ़ाना है। अब हमारे त्रिपाठी जी आए हैं, अब इसको और आगे ले जाएंगे आपके साथ मिलकर के। आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। मैं बहुत दिनों से तमन्ना थी आपसे मिलने की। तो धन्यवाद। सम्मानित किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारीगण एवं भाइयों, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं यहाँ मुख्य रूप से इसलिए आया था ताकि क्योंकि ये मेन एरिया है, मध्य प्रदेश को दालों का एक मुख्य राज्य है भारत में, और पूरी जो दालें होती हैं उसका आधा हिस्सा करीब यहाँ से उत्पादन होता है। और लेकिन पिछले 2-3-4 सालों में क्या हुआ कि एमपी में जो दालों का रकबा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, चाहे वो चना हो या और भी दालें हों, उसका धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जैसे चने की बात कर रहे हैं तो चना जैसे महाराष्ट्र में अब ज़्यादा है, मध्य प्रदेश के मुकाबले महाराष्ट्र के किसान ज़्यादा चना ले, राजस्थान में भी रकबा बराबर है, एमपी में कम हो गया है। अब उसका कई कारण होंगे, उसके जो आप लोगों ने बताए। तो अब जैसे महाराष्ट्र में गया था तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है बुल्ढाना करके,
औरंगाबाद के बाद पड़ता है। तो पूरे बुल्ढाना क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में करीब 2 से 2.5 लाख हेक्टेयर केवल काबुली चना, जो डॉलर कहते हैं जो आप, तो सारे किसान लगाए थे उन्होंने। विल्ट की समस्या वहाँ पे इतनी इसलिए नहीं थी क्योंकि जो उन्होंने पानी का प्रबंधन जो किया था, या चने से पहले उन्होंने जो फसल, कई लोग तो सोयाबीन लगाए थे, कईयों ने कॉटन लगाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मोनोक्रॉपिंग करते हैं, एक ही फसल बार बार लगाते हैं या दाल के बाद दाल लेते हैं, तो बीमारियों की समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है, जैसे आप विल्ट बता रहे हैं ना, तो पौधा सूखने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें विल्ट लग गया या उकठा रोग लग गया। उसके कई रोग हैं। अगर पौधा कमज़ोर होगा, मरेगा, तो अंत में वो पीला ही पड़ेगा। तो शुरू में जो बीमारी आती है तो उसको हम विल्ट कहते हैं। लेकिन अगर फूल आने के बाद या फली बनने के बाद अगर कोई पौधा सूख रहा है उस समय, तो वो ड्राई रूट रॉट होता है। तो वो पहले बीमारी चने में नहीं थी, लेकिन इधर कुछ सालों से, क्योंकि चने की खेती बढ़ी है, चने के बाद चना हर साल आदमी लगा रहा है, या सोयाबीन के बाद चना लगा रहा है, तो धीरे धीरे कुछ बीमारियां जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। तो इसके लिए सबसे, जैसे लोगों ने बताया, आप अपनी जो ज़मीन है उसको थोड़ा सा उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएं, थोड़ा सा जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड जो ज़रूरत हो वही डालें। कई किसान ऐसे हैं जो 4-5 फंजीसाइड मिला के डाल दिया, उसका क्या प्रभाव ज़मीन पे पड़ेगा, ये तो फिर आगे, जैसे उत्पादन कम हो रहा है। आप पहले जो ट्रैक्टर यूज़ करते थे ज़मीन को प्लाउ करने के लिए, कितने हॉर्स पावर का होता था? अब जो ट्रैक्टर आ रहे हैं वो 60, हमने देखा पंजाब में 60 हॉर्स पावर, 70 हॉर्स पावर। तो कॉम्पैक्ट हो गई है ज़मीन। तो उससे क्या होगा, जो पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, जो चीज़ें मिलने चाहिए, एक तो वो अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे आप धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, या गोबर खाद डालेंगे, या ग्रीन मैन्योर डालेंगे, तो उससे जो सॉइल की बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ेगी। जैसे हमारा अगर पेट खराब होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या करता है? एंटीबायोटिक देता है। तो एंटीबायोटिक से क्या है, जो बीमारी वाले बैक्टीरिया हैं वो तो मरते ही हैं, लेकिन हमारे पेट के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं, साथ में वो भी मर जाते हैं। तो एंटीबायोटिक के साथ वो प्रोबायोटिक देते हैं, ताकि वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनकी संख्या बढ़े। जब वो बढ़ेगी तो हमारा पेट ठीक होता है। उसी तरह से ये सॉइल का है, इसमें कुछ तो ये बीमारी पैदा करने वाले अब जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स होते हैं जो इनसे लड़ते हैं, इनको मारते हैं, या पौधे की जो अंदर की बीमारी से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, जिनको हम बेनिफिशियल माइक्रोब्स कहते हैं। तो ये कई कारण हैं जिनकी वजह से हमारी जो ज़मीन की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, जो बीमारियां बार बार आ रही हैं, इसकी वजह से भी ये आ रही हैं। किसी ने बोला था जैसे हमारे पास मशीन से कटाई करने के लिए हमें किस्में चाहिए, ताकि हम मज़दूर अवेलेबल नहीं हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चने में कई किस्में ऐसी हैं जो पिछले 3-4 सालों में विकसित हुई हैं, जो कंबाइन से हार्वेस्ट होती हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में कई किसान ऐसे हैं जो उनको लगाते हैं, और वो जो गेहूं काटते हैं उसी से वो चना भी काटते हैं। और यहाँ से भी, जबलपुर से भी निकली है, सीहोर से भी निकली है किस्म, JG 204 है सर। JG 24, 204, RVG 204, फूले विक्रम है। तो जरूरी नहीं MP, कहीं से भी निकले, अगर इस क्षेत्र के उपयुक्त है वो किस्म, तो आप उसको लगाइए और उसका जो भी बेनिफिट होगा आपको दिखाई देगा। और विल्ट के लिए काम चल रहा है। हमने जो भी वैरायटीज़ निकलती हैं, अगर आप सही जगह से परचेज़ करेंगे तो देसी चने की किस्में हमारे पास कई ऐसी हैं जिसमें ये रोग नहीं आता है। उसमें ड्राई रूट रॉट भले आता हो, जो पौधा बड़ा हो जाता है उसके बाद वो बीमारी आती है, लेकिन विल्ट नहीं आता। काबुली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो आप डॉलर चना लेते हैं, आप जो बाज़ार से लेते हैं, तो उन पे हमें पता नहीं वो उसमें क्या है। लेकिन जो आप अगर सही जगह से लेंगे कोई किस्म, जैसे JG 5 आपने बताई, 5 में नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं 5 के अलावा भी यहाँ राहुरी से, अकोला से, कई जगह से किस्में निकली हैं। आप उन किस्मों को लगाइए और देखिए। कल जैसे हमने गए थे एक जगह, तो वो कह रहे थे ये रशियन चना है। अब रशियन चना या कोई भी आप लेंगे, तो अगर स्रोत अच्छा नहीं है तो फिर उसका हो सकता है आपको अच्छा पैदावार दे, लेकिन बीमारी भी आ सकती है उसमें।
तो इस पे भी काम चल रहा है। और जैसे हम दाने का साइज़ बढ़ाते हैं, तो पेड़ की तो क्षमता है, चने का पेड़ है, तो साइज़ बढ़ाएंगे तो फलियां घटेंगी या उपज फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो एक स्तर तक ही साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। तो आजकल जो अवेलेबल किस्में हैं 50 ग्राम 100 दानों का वजन है, 50 से 55 ग्राम, 60 ग्राम। तो कोशिश की जा रही है कि जितना बड़ा से बड़ा चना हो। उसका मेन क्या है कि आपको जो पैसा है वो आमदनी है वो अच्छी हो, क्योंकि ज़्यादा जो चना है वो एक्सपोर्ट काबुली वाला वो बाहर, हाँ उसी में अच्छा, और ये जो पराली जो जला रहे सर यहाँ पे बहुत, उससे भी नुकसान हो रहा है सर। गेहूं और सोयाबीन को पराली है ना। हाँ नहीं, यहाँ क्या हर जगह, पंजाब, हरियाणा, कई हर जगह जा रहा है। सारे लोगों ने पराली जलाई, मैंने नहीं जलाई सर। उसको जमीन में मिला दीजिए, डिकम्पोजर आता है। तो मेरे फसल सारे गांव से अलग ही दिख रही है। 2 बार भी जले, और तो शुक्ला भी नहीं बनाया, उसी को काट के भले डीजल जल गया, ज्यादा सारा मिला दिया। और यहाँ अनुसंधान से लेके वो केंचुआ खाद डाली 200, वो डिकम्पोजर भी आता है। फसल अलग ही दिख रही सोयाबीन। तो बाकी जो आपने सुझाव दिए हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि ये मुख्य क्षेत्र है चने का। तो हमने सोचा जो भी परेशानी है जिसकी वजह से ये चना कम होता जा रहा है, अगर एमपी में ही चना कम हो जाएगा तो मैं आने वाले कुछ सालों में आपको कुछ ऐसी किस्में डॉलर की या उसके जैसी जो किस्में जो बड़े दानों की हैं जिसमें रोग ना आए। और जैसे खरपतवार की बात की आपने, तो खरपतवार का जो मुख्य संस्थान है जो इस पे काम करता है वो कहाँ पे है? एमपी में ही है, जबलपुर में है, ठीक है। तो उनके पास कई टेक्नोलॉजी हैं, कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं, जैसे आपने इमीज़ाथाइपर बताया, ठीक है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो नया एक मॉलिक्यूल है टॉपरामिजोन, उस पर काम चल रहा है। कई किसान उसको मतलब हम लोगों ने उस पर काम करके 3-4 साल उस पर शोध करके अब लेबल क्लेम के लिए भी उसको कोशिश करेंगे कि चने के लिए। इसके अलावा भी कई मॉलिक्यूल हैं। जो ज़्यादा जानकारी है वो आप जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बीड साइंस है जबलपुर में खरपतवार के लिए, तो उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एमपी में ही है आपके। इसी तरह से भारतीय मृदा संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है। तो सारे इंस्टीट्यूट तो सरकार ने यहाँ बनाए हैं। आप उनका टोल फ्री नंबर है, उनके वैज्ञानिकों से संपर्क कीजिए। बाकी हम लोगों का मुख्य काम ये है कि आपकी जो भी बीमारियां हैं, जो भी आपकी चने उत्पादन में जो भी, जैसे एक फ्रॉस्ट बोल रहे थे, अगर पाला पड़ जाता है या कोहरा पड़ता है तो नुकसान होता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी किस्में बनाएं जिसमें आपकी ये जो फ्रॉस्ट इंजरी होती है या कोहरे से नुकसान कम से कम हो। तो हम कोशिश करेंगे कि हर साल या जब भी मौका मिले हम इधर आएँ और फिर आप लोगों से वार्ता करें। बाकी जैसे यहाँ पे अमलाहा में एक संस्थान खुला है नया, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे सीहोर और इंदौर के बीच में ही है, अभी नया खुला है। तो उनका मुख्य काम जो है वो काबुली चने पे ही वो काम करते हैं। तो उनके पास जाइए, वहाँ पे भी कुछ आप देख के आइए, कोई डॉलर वैरायटी हो, वो भी काम करते हैं। सीहोर है, सीहोर में आपको हर पैथोलॉजी के भी मिल जाएंगे। इंदौर में अपना स्टेशन है, इंदौर पे जा सकते हैं आप। तो और बाकी जो नई किस्में हैं आपको जहाँ से मिले, सीहोर से मिले, जबलपुर से मिले, महाराष्ट्र अगल बगल के क्षेत्रों से मिले या कहीं से, उनको लेके आप लगाइए, फिर देखिए उत्पादन अच्छा मिलता है। तो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। और भारत सरकार ने अब क्या किया है, जो अग्रिम पंथ प्रदर्शन होते हैं, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, अब उनकी संख्या बढ़ा दी है। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि 2027 के बाद हमें दलहन में बाहर से हमें नहीं खरीदना है, ठीक है। तो हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं दलहन उत्पादन में, चाहे वो किस अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, चना हो, कुछ भी हो। तो इससे जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, चाहे वो वैरायटी हो, चाहे आप कह रहे हैं ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, पीएसबी कल्चर, तो पूरा एक पैकेज किसानों को दिया जाएगा। उनके खेत पे वो 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ एरिया में लगाया जाएगा। आप खुद ही उसको लगा के देखिए, अगर वो आपको वैरायटी अच्छी लगती है, पूरा पैकेज उसमें बीमारी कम आती है, तो वो आप उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आप बीज उत्पादन के लिए कह रहे थे, बीज नहीं मिलता चने का, तो इसके लिए तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है सीड हब करके। केवल दालों के जो बीज है इसका उत्पादन के लिए सीड हब बनाए गए हैं। एमपी में भी आपके सीड हब हैं, वहाँ से आप बीज लीजिए।
कई ऐसे सीड हब है जिनका बीज ही नहीं बिकता है। क्यों? क्योंकि आदमी डीलर से लेता है, प्राइवेट उनसे लेता है, उनका बीज वैसे ही पड़ा रह जाता है, तो बीज को वो दाने की तरह, ग्रेन की तरह सेल करते हैं। तो ये प्रोग्राम पता नहीं है आप लोगों को, लेकिन ये है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, और अगर अच्छी जगह से बीज लेंगे तो उत्पादन आपको निश्चित ही अच्छा मिलेगा। तो समस्या ये है कि पोसी हो जाती है, उसके बाद कृषि विभाग में भी कृषि विभाग का हमने बताया ना, जैसे सीड हब है, अब सीड हब प्रोग्राम यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी है। उनका टारगेट है 1000 क्विंटल 1500 क्विंटल सीड उत्पादन करना हर साल, और वो किसानों के खेत में भी सीड प्रोडक्शन लेते हैं। तो इन सब की जानकारी आपको होगी तो आपको अच्छा बीज मिलेगा, और इसी से बीज फैलेगा। क्योंकि ज़्यादा बीज लगता है, जैसे चने की बात करें तो उतना बीज उत्पादन करना भी ज़रूरत, ताकि आप लोगों की जो नई किस्में हैं उनके बीज आप तक जल्दी पहुंच सकें। पता चला किस्म अभी निकलती है, 5 साल बाद वो बीज आप तक पहुंचता है। ऐसा ही हो रहा है। ये है। दूसरा ये होता है, जैसे कृषि विभाग से सीड लेते ना, तो उसका क्या है कि वो सब पहले ज़्यादा रेट पे देते, बाद में सब्सिडी खाते में डालते हैं, तो कई खातों को मिल नहीं पाती सब्सिडी। इसमें भी है, इसमें भी क्या है ना, जो राज्य से हमें इंडेंट आता है ना, वो 20 साल पुरानी किस्मों का आता है। यहाँ से एमपी से जैसे JG11 जो 20 साल पुरानी है, वो सीड चेन में नहीं है, उसका इंडेंट आप दे रहे हो, जबकि वो पुरानी हो चुकी है, उससे नई अच्छी किस्में हैं, उसका इंडेंट आता नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिनको दूर किया जाएगा। जो नई वैरायटी है वो आप तक पहुंचती नहीं है। सर फिर एक बात ये है कि इतने रुपये जो किसान मक्का बोते मांगो तो कोई खरीदता ही नहीं, 10 रुपये किलो में खरीदता, उसमें ज़्यादा हो गई मक्का, हाँ, तो बाजार में उसका सप्लाई नहीं होता। फिर अगर सोसाइटी खरीदती है, आगे भी आएंगे। तो मुख्य काम यही था कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, और जो वैरायटी आपको जैसे नहीं पता, जो आप नहीं लगा रहे हैं, तो नई वैरायटियों को आप लगाइए, और इसके संबंध में कोई परिचर्चा या कुछ जैसे एक दिन का प्रोग्राम रखिए जिसमें आपको नई वैरायटियों को बारे में बताया जाए, जो विल्ट के लिए प्रतिरोधी हैं, उसमें रोग कम आता है, जिसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा है। तो ऐसी वैरायटियां हैं, इनकी आपको एक जानकारी दी जाएगी। अच्छा सर, कुछ वैरायटियों का नाम बताइए ना हमको, अगर कभी हम लगाएं तो कुछ जो उगता नहीं आए इसमें। जिसमें उगता नहीं है, कौन सी, काबुली या देसी? काबुली में तो अब जो आपकी क्षेत्र के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी हैं, जो जबलपुर से निकली हैं, सीहोर से निकली हैं, या इधर महाराष्ट्र से निकली हैं, तो इनकी एक हम लिस्ट इनको दे देंगे, आप उसमें देख के, ठीक है। आप तो केवीके में संपर्क कर लेना, आपको जो रेजिस्ट्रेंट सब जानकारी उसमें वैरायटी का सारा आ जाता है, जो भी वैरायटीज़ हैं, तो ये सारी जानकारी मिल जाती है आपको। और उकठा के लिए क्या है, मेनली जैसे सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार करना है आपको, ट्राइकोडर्मा है सबसे अच्छा है। ट्राइकोडर्मा से आप सही से उपचार करेंगे तो रोग कम आएगा। और ट्राइकोडर्मा का भी फॉर्मुलेशन जो आप खरीदें, किसी अच्छे सोर्स से खरीदें, ताकि उसमें कुछ और ना आपको दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से बीमारियां कम आएंगी। क्योंकि ऐसे ही दवाइयों में है, कई दवाइयां फ़ायदा करती हैं, हम खाते हैं, कई फ़ायदा ही नहीं करती क्योंकि डुप्लीकेट होती हैं। तो आप सही जगह से खरीदेंगे तो फिर निश्चित रूप से वो फ़ायदा करेंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। के काम आएगी। और जो हम सब चिंता कर रहे हैं कि जिले में कैसे वापस चने को ज्यादा बढ़ाया जाए, उसका पैदावार बढ़ाया जाए, तो उसमें से कुछ चीजों की जैसे बात की सर, उसमें जैसे मैं इतनी सारी बातें मैं अपने अनुभव से भी सर एक दो चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ सर, कि अभी क्या हो रहा है सर कि हमारा एक जो मालवा का बेल्ट है, पूरा सोयाबीन की मोनोक्रॉपिंग होता है। सोयाबीन की जब से कंबाइन हार्वेस्टर से कटने वाली जब से वैरायटीज आई है, तो क्या होता है सर, बहुत सारा सीड सेटलिंग हो जाता है। तो चना जैसे तुरंत बोल देते हैं, उसके बाद बहुत सारा सोयाबीन उगाता है। तो ऐसा कोई सर किसी हेर्बिसाइड पे भी काम होना चाहिए, सोयाबीन खत्म हो जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। बहुत सारे किसानों की समस्या है। ये जबलपुर में है ना, हम बताया तो आप। हाँ नहीं, उसके लिए हुआ है सर, कुछ हमारे किसान भाई एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, जैसे टोका मैदान का, और इसका अपने लेवल पे भी कर रहे हैं। सबके अपने फीडबैक है, जरूरत नहीं, वो लोग कर रहे हैं, उनसे बात करिए। तो सर बस एक मेरा ये वो था, बाकी तो बहुत सारी चीजें बता दी है। मैं बीच में बोल रहा हूँ, प्रार्थी हूँ, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि त्रिपाठी साहब अपने बीच में हैं। हमारा इंदौर का सेंटर अभी बड़ा छोटा सेंटर है, तो मैं इन किसानों की तरफ से और यहाँ की जो आवश्यकता है देखता हूँ, मैं आदरणीय त्रिपाठी साहब से निवेदन करूंगा सर
कि हमारा जो इंदौर सेंटर है इसको थोड़ा सा दर्जा इसका बढ़ाएं, जिससे कि जो हमारे किसान भाइयों की समस्या है हम ज़्यादा से ज़्यादा उन पे काम करके और उनको अपना निदान दे सकें। हमारी तरफ से मेरी प्रार्थना रहेगी आप सबकी तरफ से। मैं सोच रहा था कि आप बात रखें और मैंने कहा समय निकल जाएगा तो मैं सर से निवेदन, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए इंदौर में फादर ऑफ ऑर्गेनिक का जन्म हुआ था। डॉक्टर अल्बर्ट हार्वर्ड ने हिंदुस्तान में सबसे पहले ऑर्गेनिक का काम इंदौर में हुआ था। हमारे पास बहुत चीजें हैं, कुछ हमारी लिमिटेशन है, इसलिए मैंने बात करी क्योंकि चना एक ऐसी फसल है कि हमारे मालवा और हमारा निमाड़ और पूरा झाबुआ है सर, ये 3 बड़े जोन हैं जो देश में जाने जाते हैं। तो ये यदि थोड़ा सा बढ़ता है तो सर उसको आगे बढ़ाने में थोड़ा सहयोग करेंगे तो निश्चित ही हमारे किसानों को लाभ होगा। सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात आपने रखी है सर। और सर से हमें यही सर आशा है कि जब कभी भी हमारे मालवा और निमाड़ के किसानों की हित की बात होगी सर, तो इतना अच्छी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा काम करके दे रहे हैं, तो इनके इन लोगों के लिए सर और ऐसा कोई नया इनोवेशन और नया तकनीक यदि हमको देंगे तो बहुत अच्छा होगा सर क्षेत्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी सर। अब मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत समय से आपने समय दिया, और मैंने जो सुबह में जो किसान भाई यहाँ बैठे हैं, मैंने जिन लोगों से भी बात की कि ये कार्यक्रम और ऐसा कार्यक्रम है, मुझे आप लोगों पे गर्व है कि आपने वैसे ही शालीनता और डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखा जिस काम के लिए आपको दिया। तो मैं कार्यक्रम को अंतिम कड़ी की ओर ले जाते हुए मैं सबको आभार प्रकट करने के लिए हमारे जो हेड है लासाटी सर है उनकी तरफ से मैं कृषि विज्ञान के धार परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय त्रिपाठी सर का, जो कि IIPR कानपुर से हमारे बीच में आए, हमारे किसानों की चिंता की और हमारे क्षेत्र विशेष के लिए विजन लेके यहाँ से जा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने इसे बताई है कि हम इस क्षेत्र के लिए ऐसा ऐसा चाह रहे हैं और इस तरह से कहने का विस्तार हो। तो बहुत बहुत सारा आपका आभार। कृषि विज्ञान के धार की ओर से, हमारे उप संचालक कृषि परियोजना संचालक आत्मा की ओर से, और हमारे कृषि महाविद्यालय इंदौर और हमारे जितने भी केवीके रिंग पार्टनर है सर अलीराजपुर और देवास, उन सभी की ओर से सर आपका आभार प्रकट करते हैं। आभार प्रकट करना चाहूंगा सर उन सभी किसान भाइयों की ओर से जो उन्नत कृषक आज हमारे बीच में दिन भर से हैं। आपका सर आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमको इतना समय निकाल के आज हमारे बीच में इतने समय तक रहे। इसके बाद पश्चात मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे पूर्व अधिष्ठाता महोदय कृषि महाविद्यालय इंदौर डॉक्टर चौधरी सर का, जिनका सानिध्य हमें हमेशा मिलता है और हमेशा इतने फ्रेंडली और इतने अपनत्व से बात करते हैं कि लगता ही नहीं कि हम किसी इतने बड़े व्यक्ति के साथ में हैं। हमेशा जब भी कहो हाँ बताओ क्या करना है, तो ऐसे महानुभाव का भी हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे सिंह सर का, जो कृषि महाविद्यालय सीहोर से हमारे बीच में है। मैं सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे जो प्लांट ब्रीडिंग से जो इंदु स्वरूप मैडम आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि 2-3 दिन से मैडम रोज फोन लगाते हैं कि सर कैसे होगा कैसे ये होगा। मैंने कहा बेटा आप हमारे धार में कीजिए, हमारे धार के किसान बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सहयोग करते हैं, तो मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे इंदौर कॉलेज से डॉक्टर RK सिंह सर, जो कभी भी कोई ऐसी चीज बनाना हो तो हमको बिल्कुल गाइड करते हैं कि ऐसा अपना करना है और इस तरह की चीजों को अंजाम देना है। तो मैं सर आपका भी पूरे यहाँ के कृषि विभाग और सारे विभागों की ओर से, सारे हमारे स्टाफ की ओर से आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा सर। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे केवीके अलीराजपुर के हेड डॉक्टर यादव सर का, कि सर आपका व्यस्त समय था, उसके बाद भी आपको जैसे सूचना मिली कि सर इस कार्यक्रम में आपको आना है, थोड़ा लेट सही लेकिन आप आए, आप हमारे किसान भाइयों को आपने मार्गदर्शन दिया, सर आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे इस केंद्र के पहले हमारे जो हेड रहे हैं डॉक्टर बड़ा सर, जो आजकल देवास में पदस्थ है, और सर का अपना तो इतना बढ़िया है कि आज भी यहाँ के किसानों के लिए जब कभी भी कोई चीज कह दो तो सर हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं और हमेशा बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा आप कीजिए, इस तरह से हम लोग गाइड करना है। तो मैं सर का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे जिले के संचालक कृषि महोदय का, क्योंकि उनकी कदम ताल हमेशा हमारे बीच में रहती है और हमें दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बगैर हमारे सारे काम को अंजाम देना आसान नहीं है। मैंने सर को कल हम उसमें चुनाव की ड्यूटी में गए थे, मैंने कल ही कहा कि सर आप व्यस्त भले हो लेकिन कल आपको आना पड़ेगा, हमारे इस तरह का कार्यक्रम है। तो सर आप आए, आपने पूरा समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे जो परियोजना संचालक आत्मा है मगर सर का, मैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि सर ने जब भी कहा तो कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं आज मेरे पास समय नहीं है, हमेशा यही कहे कि नहीं डॉक्टर साहब
किसानों के हित में है हम। जब आप कहोगे हम आपके साथ में, तो सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे कृषि विभाग की टीम, आदरणीय संगीता तोमर मैडम है, सत्यार्थी साहब है, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें कार्यक्रम आयोजित करने में पूरा सहयोग दिया, पूरे समय से लगे रहे कि किस तरह से करना है, किस तरह का काम पूरा अपने करना है। मैं आपका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। आभार प्रकट करता हूँ मैं हमारे जिले के अन्नदाता कृषक भाई जो प्रगतिशील कृषक हमारे बीच में यहाँ पर हैं, मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं हमारे वकील साहब मनीष सिंह भाई, राधेश्याम भाई, और यहाँ पे यूँ कहना चाहिए कि बीज के मामले में एक नई दिशा की तरफ जा रहे, क्रांति को पैदा कर रहे ऐसे ऐसे कृषक भी हमारे यहाँ बैठे हैं जिन वैरायटियों के बीज अभी सरकारी संस्थानों में उतना नहीं बना था, ट्रकों से आपको भेजने का काम कर रहे हैं बाहर। तो मैं आप सभी का यहाँ पे हमारे बिलोदा गांव के मुखिया है, यहाँ पे हमारे पिपरली से भैया आए हैं और बहुत सारे यहाँ पे कृषक भाई बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आपका तहे दिल से संस्थान की ओर से, कृषि महाविद्यालय इंदौर की ओर से, मैं आप सभी की ओर से और हमारे IITR कानपुर से जो सर आए हैं उनकी तो प्रोडक्शन किसान लगभग बढ़ाएगा। हाँ, देसी सेल कर जाता है, पर सर सबसे ज्यादा इफेक्टेड पालक चना रहता है, तो सर इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। और रही विल्ड की बात, तो सर फसल चक्र अपनाते हैं तो कम आता है, आप कंटिन्यू करोगे तो वो तो पड़ेगा सर। हमने इसकी वो काटते टाइम पे ये गिर जाते हैं, ये भी कोई 400 रुपये से ज़्यादा का बिक जाएगा तो हाँ वो गिरने पर है और जागरूक किसान थोड़े किसान फिर एक कल में तो ऐसा तरीके से चाहे अमेरिका की हो, जापान की हो, कोरिया की मशीनों को वीडियो वगैरह सब डले हुए हैं यूट्यूब पर, देख के बना लेते, उसको देख के बना लेते।
ये बता रहे ये जो बेटी को सक करने वाली जो मशीन हाँ। ये इन्होंने खुद ने बनाई? हाँ हाँ, मतलब मेरे जैसे दूसरे जो थे या मिस्त्री थे, इन्हीं लोगों सामान्य ने। कुछ मिस्त्रियों का सहयोग रहता है, कुछ हाँ, ये 204 कुर्सी होगा सर की होगी आपकी। और ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए ये हाँ हार्वेस्टर से कटे थे ऐसा लगे हार्वेस्टर से बहुत बढ़िया। हाँ लगी थी। अच्छा जो अंकल जैसे 1650 में 2-3 जाता है वो कौन सा तो श्रीराम का नदी पटे हाँ कलर दिखाना थोड़ा 2-4 उम्बी मसल कही रे 2-4 उम्बी मसल एक ज में मसल आप पकड़ो हैं? हाँ हाँ अरे तो क्या, अरे तो अपन क्या खाएंगे उसको, वो रख लेगा जेब में और क्या होगा। नहीं नहीं वो कलर मेरे को वीडियो के लिए भी चाहिए। ये लो अंकल। ये तो अभी आया हुआ इसको खाने में देखा कैसा है? फर्स्ट बार अभी पहली बार ही बोला इसको। हाँ एकदम नया है। हाँ अभी तक की जितनी भी चल रही है ट्रेडिशनल, उनमें थोड़ा सा मतलब कुछ भी 10% 15% ज़्यादा उत्पादन आ रहा है। रोटी अच्छी बनती है काका बताओ ना कल का जो कटा हुआ वो शुभम, शुभम बातचीत करो ना, सर को बताओ ना कितना निकला, कैसे लगाया था वो सब। कौन सा वाला? ये कल अभी जो वीडियो दिखाया था ना सर मैंने, वो डिबलिंग का, ये इनका है। हाँ वो वीडियो दिखाया मैंने अभी सर को। बताओ कितना लगाया था, कितना सीट? 8 किलो पर बीघा लगाया था। मतलब 32 किलो हेक्टर, हेक्टर में दूरी वगैरह बताओ। कितना मिला उसमें? सर उसका 3 बीघा के समथिंग उत्पादन आ गया 52 क्विंटल। 3 बीघे। हाँ 18 या 54 मतलब 18 चौक 72 क्यों क्यों सुबह? हाँ हेक्टर में कितना हो गया वो? 13 किलो बीज सीट है। 32 किलो ये एरिया कंटेंट 1.25 बीघा पे 3 बीघा। हाँ 1.25 25 किलो बीज तो पड़ा। बीज तो है उत्पादन। उत्पादन हेक्टर में। अरे उसका बटन दबा दे यार। हाँ 4.5 एकड़ है ये 1 एकड़ है करीब। हाँ 1 एकड़ नापियो नहीं है कहीं? नहीं ना अच्छा है। तो वो इसके हिसाब से ये जो 3 बीघे का बता रहा है ना सर, तो 72 कुंटल होता है। वही क्या वो तो ज्यादा और ज्यादा। हाँ 68 हो रहा है। हैं? 68 हो रहा है। 68 हाँ हाँ तो वही 70 मतलब 18 का जोड़े तो 72 हो जाएगा, है ना। और 32 किलो सीड रेट में वो भी। 50 और लाइन से लाइन कितनी दूरी थी? लाइन से लाइन 9 इंच। अच्छा है। ये तो 1 एकड़ 1.5 एकड़ के लिए ड्रिलिंग कर रहे हैं ना। तो अब तो मशीन आ गई नहीं, हम तो 100 एकड़ में कर लेंगे। मशीन आ गई, वो किसान सब मशीन तो एक आदमी ले पाएगा, हर एक किसान नहीं। अरे किराए से पूरे गांव में बो देंगे हम तो। वो अभी जैसे ये लहसुन की है या हाँ अभी कौन सा मशीन तो हैं? कौन सी आ गई? ये नीमच वाली नहीं है अपनी जो ये ये अशोक भाई नाप के बता दे, दूरी कितनी है ना गरड़ कितनी है? अशोक भाई कहाँ गए?
काका अच्छा हाँ जाओ नहीं काका चले जाओ यार, तक तुम्हारा कहीं फिर पूछो।